अपने आप पर काबू न रख पाने वाला इंसान इस दुनिया में कभी कुछ नहीं पा सकता। नेपोलियन हिल का यह कथन कितना सटीक है ना? लेकिन थोड़ा सोचिए, आपने कितनी बार तुच्छ बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद की है? कितनी बार आपने नकारात्मक टिप्पणियों, अन्यायपूर्ण आलोचनाओं या असफलताओं को अपनी प्रगति में बाधा बनने दिया है? आज आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी बात से बेफिक्र रहें, एक ऐसी भावनात्मक लचीलापन पैदा करें जो आपको मुश्किलों से शांति से निपटने में मदद करेगी। कल्पना कीजिए कि हर चुनौती, हर अप्रत्याशित घटना में आपको एक महत्वपूर्ण चुनाव का सामना करना पड़ता है, प्रतिक्रिया देना या अडिग रहना। यहीं पर रणनीतिक उदासीनता की असली ताकत निवास करती है। ज्यादातर लोग कठपुतलियों की तरह प्रतिक्रिया देते हैं, छोटी छोटी आलोचनाओं, देरी, निराशाओं और यहां तक कि सोशल मीडिया पर हुई सामान्य टिप्पणियों को अपने दिन के कामकाज को तय करने देते हैं। लेकिन जिन्होंने किसी भी बात से बेफिक्र रहने की कला में महारत हासिल कर ली है, उनके पास जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार है, खुद पर नियंत्रण। प्रतिक्रिया न देने का फैसला निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी आंतरिक शांति को किसी ऐसी चीज या किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपने से इनकार करना जो इसके लायक नहीं है। याद कीजिए कि आखिरी बार आपको बिना किसी वजह के अपमानित या आलोचना किया गया था। स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती कि बदले में वही करें, आवाज ऊंची करें या खुद को सही साबित करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप उसकी जगह मुस्कुरा देते और आगे बढ़ जाते, आप उस दूसरे व्यक्ति की ताकत को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते। वह आपका बेकाबू होना, आपका गुस्सा, आपका बचाव देखना चाह रहा था। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वह निशस्त्र हो जाता है, जबकि आप और मजबूत और पूर्ण होकर आगे बढ़ते हैं। यही वह खामोश ताकत है जिसे कम लोग हासिल कर पाते हैं, लेकिन हर कोई इसकी प्रशंसा करता है। यह तरीका सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, यह बड़े नेताओं और विचारकों के व्यवहार में भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, एंड्रयू कार्नेगी ने हिल को बताया कि उन्होंने जिन सबसे ताकतवर लोगों को जाना, वे नहीं थे जो सबसे ज्यादा चिल्लाते थे या हर चुनौती पर प्रतिक्रिया देते थे, बल्कि वे थे जो तूफान के बीच भी शांत रहते थे। इस समझ ने हिल के मानसिक शक्ति के बारे में विचार को आकार दिया, भावनाओं की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि उनका नियंत्रण न होने देने की क्षमता के रूप में। सोचिए कि आपने कितनी बार कुछ तुच्छ बातों को लेकर दिन, हफ्ते तक समय गंवाया है। कितनी रातें किसी अन्यायपूर्ण आलोचना या किसी ऐसी गलती की वजह से बर्बाद हुई जिसकी अब किसी को याद भी नहीं है। यह हर बात पर प्रतिक्रिया देने की कीमत है। रणनीतिक उदासीनता इसके विपरीत है, छानना, चुनना और जानबूझकर यह तय करना कि किस चीज के लायक आपका ध्यान है। रोचक तथ्य इस विचार को और मजबूत करते हैं। मनोविज्ञान में हुए शोध दर्शाते हैं कि ज्यादातर लोगों को किसी घटना के होने से ज्यादा उसकी आशंका से परेशानी होती है। समस्याओं की कल्पना करने या मानसिक रूप से असहज स्थितियों को दोहराने के तनाव से शरीर को खुद उस स्थिति से ज्यादा नुकसान होता है। अक्सर हमें जो होता है उससे नहीं, बल्कि जो हम अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं उससे हार मिलती है। किसी भी बात से बेफिक्र रहने की कला में महारत हासिल करके हम अपनी भावनात्मक संतुलन और स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। आइए एक व्यावहारिक उदाहरण देखते हैं। कोई सहकर्मी सबके सामने आपको अन्यायपूर्ण ढंग से आलोचना करता है। ज्यादातर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, विपरीत साबित करने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज तक ऊंची कर देंगे। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, केवल जरूरत के मुताबिक जवाब देते हैं या जवाब देने से मना कर देते हैं, दूसरे आपकी आत्मविश्वास, आपकी बेफिक्र रहने की क्षमता को देखेंगे। ये रवैया आपकी शांति को बनाए रखता है और आपकी छवि को ऊंचा उठाता है। जाहिर है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। रातों रात हर चीज से प्रतिरक्षा नहीं मिल जाती।
प्रशिक्षण की जरूरत होती है और अभ्यास छोटे छोटे मौकों से शुरू होता है। लंबी कतार, किसी करीबी का बेतुका कमेंट, अप्रत्याशित ट्रैफिक जाम, इन स्थितियों में भड़कने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रभावित करता है? क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है, या मैं बस किसी तुच्छ बात को अपनी ताकत दे रहा हूं? इस सवाल को बार बार दोहराने से आप एक अदृश्य कवच बनाते हैं जो आपको जीवन के सामान्य हमलों से बचाता है। एक दिलचस्प बात, जो लोग यह रवैया अपनाते हैं उन्हें ज्यादा भरोसेमंद और प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए नहीं कि वे ज्यादा बोलते हैं या जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अराजकता के बीच स्थिरता दिखाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां लगभग सभी लोग छोटी छोटी बातों पर बेकाबू हो जाते हैं, जो शांत रहता है वही आदर्श बन जाता है। रणनीतिक उदासीनता कमजोरी का नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। अपनी जिंदगी में इसे लागू करने की कोशिश करें। अगले 7 दिनों में किसी खास तरह की चुनौती को नजरअंदाज करना चुनें। काम पर कोई तीखा कमेंट, किसी रिश्तेदार की आलोचना या सोशल मीडिया पर किसी अनाम यूजर का हमला। देखें कि आपका रवैया कैसे बदलता है। देखें कि कैसे समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय आप अपना ध्यान बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह छोटी सी चुनौती व्यवहार में दिखाएगी कि आपकी अनुमति के बिना कुछ भी और कोई भी आप पर काबू नहीं पा सकता। संक्षेप में, रणनीतिक उदासीनता वह क्षमता है जो आपको यह चुनने देती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है और बाकी को शोर की तरह गुजरने देना है। यह तूफान में चलना है बिना भीगे, जब सब कुछ हिल रहा हो तब भी स्थिर रहना है। यह हर चुनौती को अपनी खामोश ताकत के लिए ईंधन में बदलना है। जो इस तरह जीता है उसे पता चलता है कि अपनी शांति को खराब करने में सक्षम किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर कोई ताकत नहीं होती। जब हम भावनात्मक नियंत्रण की बात करते हैं तो बहुत से लोग केवल बहस, रिश्तों या चुनौतियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां भावनाओं पर नियंत्रण की कमी जिंदगी को सबसे ज्यादा बर्बाद करती है, और वह है आर्थिक क्षेत्र। पैसे में खुद में कोई ताकत नहीं होती, यह केवल कागज या स्क्रीन पर एक संख्या है। इसे ताकत देते हैं उसके आसपास की भावनाएं, हारने का डर, पर्याप्त न होने की चिंता, अपनी उपलब्धियों को दिखाने का घमंड। यही भावनात्मक खेल है जो ज्यादातर लोगों को बंधक बना लेता है। शोध से पता चलता है कि 70% से ज्यादा कर्ज में डूबे लोग न केवल अपनी देनदारी की वजह से बल्कि इससे पैदा होने वाले भावनात्मक बोझ की वजह से भी परेशान रहते हैं। क्रेडिट कार्ड पर $1000 का कर्ज नहीं बल्कि चिंता, वसूली कॉल का डर, किसी निमंत्रण को स्वीकार न कर पाने की शर्म, या जिनके पास ज्यादा लगता है उनसे तुलना करना ही है जो लोगों को अक्षम बनाता है। हकीकत में दर्द नहीं बल्कि दिमाग की उसकी प्रतिक्रिया है जो दुख पहुंचाती है। सोचिए कि आपने कितनी बार सिर्फ स्वीकार किए जाने या खालीपन की भावना को दूर करने के लिए कुछ जरूरी न होने वाली चीज खरीदी है। कोई लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई महंगा कपड़ा, कोई ऐसा शानदार डिनर जो बजट से बाहर हो गया। इन फैसलों के पीछे जरूरत नहीं बल्कि भावनाएं थीं, आवेगों पर नियंत्रण की कमी। इस व्यवहार को बार बार दोहराने का अंजाम आर्थिक आजादी का नुकसान होता है। माइक टायसन की कहानी चौंकाने वाली है। उन्होंने अपने करियर में $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन लगभग सब कुछ गंवा दिया। यह मौके की कमी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि आत्मनियंत्रण की कमी की वजह से था। ज्यादा खर्च, आवेगी फैसले, बुरे प्रभाव और एक ऐसा दिमाग जो हमेशा तुरंत इच्छाओं पर प्रतिक्रिया करता था। यह दर्शाता है कि आप कितना भी कमाएं, अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं तो पैसा उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाएगा। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कम में भी अपने आवेगों पर काबू पाकर ठोस धन इकट्ठा किया है। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट अमीर होने के लिए दिखावा करने या बाहरी दबावों पर प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं बने, बल्कि पैसे से निपटने में भावनात्मक अनुशासन विकसित करके बने। जब दूसरों को संकट के समय डर या तेजी के समय उत्साह ने प्रभावित किया, तब वे शांत, धैर्यवान और नियंत्रित रहे।
यह किसी भी बात से बेफिक्र रहने जैसा है जिसमें आर्थिक उतार चढ़ाव भी शामिल है, जो ज्यादातर लोगों को पागल कर देते हैं। मुख्य बात यह है, जब आप अपनी भावनाओं का नियंत्रण पैसे को सौंप देते हैं तो आप कभी शांत नहीं रहते। अगर थोड़ा है तो चिंतित रहते हैं, अगर ज्यादा है तो खोने के डर से रहते हैं। लेकिन अपने दिमाग पर काबू पाकर आपको पता चलता है कि पैसा केवल एक उपकरण, एक साधन है, न कि लक्ष्य। यह समझ सब कुछ बदल देती है। खुद से पूछें, आपने कितनी बार पैसे के डर से किसी सपने या मौके को छोड़ दिया है? कितनी बार आपने आर्थिक चिंता को अपने मूड, अपने फैसलों और यहां तक कि अपनी सेहत पर काबू करने दिया है? ज्यादातर लोग इस कमी की भावना के गुलाम की तरह जीते हैं, एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो बार बार दोहराया जाता है। रास्ता है हर आर्थिक फैसले से पहले रुकना सीखना, खर्च करने से पहले, निराश होने से पहले, तुलना करने से पहले। पूछें, क्या यह काम मुझे उस जीवन के करीब ले जाता है जिसे मैं जीना चाहता हूं? क्या मैं तर्कसंगत तरीके से फैसला ले रहा हूं या केवल किसी क्षणिक भावना पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं? भावना और क्रिया के बीच का यही छोटा सा अंतर है जहां आजादी मिलती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि बहुत से लोग ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की कमी से असफल होते हैं। महामंदी के दौरान हजारों लोगों ने निराशा में अपनी संपत्तियां बेचकर सब कुछ गंवा दिया, सामूहिक दहशत के आगे झुक गए। जिन्होंने शांत रहकर डर में नहीं बहने दिया, उन्होंने फिर से अपना भाग्य बनाया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे ज्यादा बुद्धिमान थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने भावनाओं को अपने फैसले तय नहीं करने दिए। असली आर्थिक आजादी सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि पैसे से पैदा होने वाली भावनात्मक गुलामी से मुक्ति पाने में है। अगर आप आर्थिक परेशानी के सामने भी मुस्कुरा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ कम है तब भी आप साफ सोच सकते हैं, तो आप लाखों लोगों से आगे हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आप पैसे के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। कम चिंता, कम तुलना, समझदारी से फैसले लेने की ज्यादा स्पष्टता और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ज्यादा ध्यान। यह बदलाव एकाएक नहीं होता, लेकिन आज से ही शुरू हो सकता है, हर छोटे से फैसले से। पैसा कभी समस्या नहीं होगा। असली समस्या यह है कि जब आप अपनी भावनाओं के आगे झुक जाते हैं तो आप उसे कितनी ताकत देते हैं। जिस समय से आप इस क्षेत्र में किसी भी बात से बेफिक्र रहना सीख जाते हैं, आप एक नई कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। एक ऐसी कहानी जहां पैसा यह तय नहीं करता कि आप कौन हैं, बल्कि केवल आपके अनुशासित दिमाग के आदेश का पालन करता है। आलोचना दुनिया का आपके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन केवल तभी जब आप इसकी इजाजत दें। ज्यादातर लोग पहली ही नकारात्मक टिप्पणी पर टूट जाते हैं, जैसे कि किसी की राय में आपका मूल्य तय करने की ताकत हो। यहीं पर बहुत से सपने मर जाते हैं, क्षमता या संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि दूसरों की अस्वीकृति से निपटने में असमर्थता से। नेपोलियन हिल कहते थे कि उन्होंने जिन सबसे कामयाब लोगों को जाना, वे नहीं थे जिनकी कभी आलोचना नहीं हुई, बल्कि वे थे जिन्होंने आलोचना को छानना सीखा, जो उपयोगी था उसे अपनाया और जो केवल शोर था उसे त्याग दिया। जब हिल ने अपनी पुस्तक, जो व्यक्तिगत विकास की एक क्लासिक बन गई, थिंक एंड ग्रो रिच प्रकाशित की, तो उनकी तुरंत आलोचना हुई। बहुतों ने उन्हें धोखेबाज कहा, दूसरों ने कहा कि उनके विचार भ्रामक हैं, जो कभी भी असली दुनिया में काम नहीं करेंगे। वर्षों के अध्ययन, साक्षात्कार और अवलोकन के बाद इस तरह के फैसले सुनने का बोझ सोचिए। स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती कि खुद पर शक करें, पीछे हटें, हार मान लें। लेकिन हिल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझ लिया कि वह अस्वीकृति लोगों के सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करने की कीमत थी। नतीजा यह हुआ कि दशकों बाद उनकी कृति की लाखों प्रतियां बिक चुकी थीं और उन्होंने पूरी पीढ़ियों को प्रभावित किया था। इससे हम सोचने पर मजबूर होते हैं, आपने कितने विचारों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा कि यह काम नहीं करेगा। कितनी आशाजनक परियोजनाएं बंद कर दी गईं क्योंकि वे व्यवहार्य नहीं थीं।
बल्कि इसलिए कि बाहरी आवाज आपकी अपनी आस्था से ज्यादा ऊंची थी। आलोचना रोकने की ताकत रखती है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे अपने दिमाग पर काबू करने दें। यह समझना जरूरी है कि आलोचना दो तरह की होती है। रचनात्मक, जो सुधार के तरीके बताती है, आमतौर पर उसे जो कोई पहले ही उस रास्ते पर चल चुका है और जोड़ने के लिए कुछ मूल्यवान है। और विनाशकारी, जो असुरक्षा, ईर्ष्या या समझ की कमी का ही प्रतिबिंब है। एक को दूसरे से अलग करना जरूरी है। पहला आपकी बढ़त को तेज कर सकता है, लेकिन दूसरा तभी ताकत रखता है जब आप उसे अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। एक साधारण उदाहरण, किसी मूर्तिकार को अपनी कृति पर काम करते हुए कल्पना कीजिए। कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ मूल्यवान सुझाव देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कला की बिल्कुल समझ नहीं रखते हुए मजाक उड़ाते हैं। क्या मूर्तिकार को मजाक की वजह से अपनी कृति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, वह अपने अंदर के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर काम करता रहता है। जिंदगी में भी ऐसा ही होना चाहिए। आप यह नहीं होने दे सकते कि जो आपके रास्ते को नहीं समझता, उसका फैसला आपके द्वारा बनाई जा रही चीज को रोक दे। शोध से पता चलता है कि अस्वीकृति का डर आलस्य का एक प्रमुख कारण है। बहुत से लोग कोई काम शुरू नहीं करते क्योंकि वे पहले से ही आलोचना की कल्पना करते हैं। इससे एक दुष्चक्र पैदा होता है। जितना ज्यादा आप आलोचना होने से डरते हैं, उतना ही कम काम करते हैं। जितना कम काम करते हैं, उतना ही दूर आप अपने लक्ष्यों से होते जाते हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता है इस खेल को उलट देना। आलोचना से भागने के बजाय उसका इंतजार करें। समझें कि वह हमेशा आएगी, क्योंकि यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि इस बात का है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। एक दिलचस्प बात है, आप जो भी काम करते हैं, जितना ज्यादा प्रासंगिक होता है, उतनी ही ज्यादा आलोचनाएं प्राप्त होंगी। महान नवप्रवर्तक, ऐसे कलाकार जिन्होंने युग को चिह्नित किया, ऐसे नेता जिन्होंने समाज को बदल दिया, सभी गंभीर निर्णयों का शिकार हुए। इसीलिए नहीं कि वे बुरे थे, बल्कि इसलिए कि वे प्रतिमान बदल रहे थे। जो आम से हटकर काम करने की हिम्मत करता है, वह विरोध जगाता है। अंतर यह है कि उन्होंने बाहरी आवाजों को अपने आंतरिक दृष्टिकोण को नहीं छीना। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए हर आलोचना पर रुकें। खुद से पूछें, क्या उस व्यक्ति को इस बारे में बात करने का अनुभव है? क्या उसने जो मुझे बताया वह मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है? अगर हां, तो धन्यवाद दें और इसे सीखने के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर नहीं, तो बस इसे जाने दें। बेकार शब्दों को अपने साथ मत रखें। यह छानबीन उन लोगों को अलग करती है जो आगे बढ़ते हैं और जो रास्ते में ही रुक जाते हैं। व्यवहार में आलोचना से निपटना दिमाग को भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न देने का प्रशिक्षण है। ऐसा है जैसे हर कमेंट को तार्किक फिल्टर के सामने रखा जाता है। अगर काम आता है तो इसे इस्तेमाल करें, अगर काम नहीं आता तो इसे त्याग दें। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, किसी की राय को कभी अपनी शांति को खराब न करने दें। असली ताकत अडिग शांति में है, दुनिया के हमलों के सामने भी। जो लोग इस तरह से आलोचना से निपटने में महारत हासिल करते हैं, वे एक अनोखी आजादी प्राप्त करते हैं, यह समझते हुए कि केवल वे ही अपने जीवन का मार्ग तय करते हैं। जीवन की यात्रा शांत समुद्र होने के बजाय बाधाओं, अप्रत्याशित घटनाओं, नुकसान और दबावों से भरी होती है, जो मानव अस्तित्व का हिस्सा है। इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में असली ताकत का पता चलता है, शांति में नहीं, बल्कि घूमते हुए तूफान के बीच। नेपोलियन हिल समझते थे कि सबसे प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति दबाव में भी शांत और संयमित रहते हैं, जबकि बहुत से लोग आवेगी प्रतिक्रियाओं के आगे झुक जाते हैं। इस कला में महारत हासिल करना एक खामोश लाभ प्रदान करता है, जो जीवन की दिशा बदलने में सक्षम है। कितनी बार दबाव ने हमें जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर किया है। कोई ऐसा आरण जो एक बड़ा बोझ बन गया, कोई पारिवारिक झगड़ा जिससे गहरे घाव लग गए। ये उदाहरण है कि कैसे दबाव खुद नहीं, बल्कि उसकी हमारी प्रतिक्रिया हमें तबाह करती है।
गहरी सांस लेना, रुकना और निरीक्षण करना सीखने वाला वही व्यक्ति स्पष्टता पाता है जहां दूसरे केवल निराशा ही देखते हैं। थॉमस एडिसन, जब उनकी प्रयोगशाला एक विनाशकारी आग में नष्ट हो गई थी जिसने वर्षों के काम और लाखों के निवेश को भस्म कर दिया था, वे उस त्रासदी के आगे झुक सकते थे। इसके बजाय उन्होंने अपने परिवार को आग को निहारने के लिए बुलाया, यह कहते हुए कि यह एक अविस्मरणीय नजारा होगा। अगले दिन उन्होंने फिर से शुरू किया और इससे भी बड़े नवाचार पैदा किए। उनकी प्रतिक्रिया समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि दबाव में शांत रहने के सचेत चुनाव से हुई। विज्ञान इस विचार की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि तनाव तर्क संगत निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी मस्तिष्क क्षेत्र को रोकता है, जिससे तत्काल, कभी कभी लंबे समय तक हानिकारक विकल्पों का चुनाव होता है। इसके विपरीत शांति के लिए प्रशिक्षित लोग भावनाओं के विपरीत तर्क को सक्रिय करते हैं, जिससे उन्हें एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। अपने जीवन में इस क्षमता के प्रभाव की कल्पना करें। काम पर आप संकट के बीच दृढ़ता से अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, विकल्पों का विश्लेषण करते हैं और समाधान प्रस्तावित करते हैं, जबकि आपके सहकर्मी निराश हो जाते हैं। बातचीत में आप चुप रहते हैं, सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि अन्य हार के डर से प्रतिकूल शर्तों को स्वीकार करने में जल्दबाजी करते हैं। यह रवैया न केवल आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि अधिकार भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्षणों में लोग स्थिरता की तलाश करते हैं। इस क्षमता का विकास केवल तूफान का इंतजार करने और खुद को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है। यह एक दैनिक मानसिक प्रशिक्षण है, जैसे युद्ध से पहले एक सैनिक को तैयार करना। अनुशासन के छोटे छोटे अभ्यास, जैसे हमेशा एक ही समय पर उठना, लगातार आदतें बनाए रखना या बिना शिकायत के विपरीत परिस्थितियों से निपटना, बड़े क्षणों के लिए एक प्रशिक्षण के रूप में कार्य करते हैं। शांति से पार की गई प्रत्येक छोटी निराशा के साथ आप अपनी आंतरिक लचीलापन को मजबूत करते हैं। खुद से पूछें, आपने जल्दी निराश होकर कितने अवसर गंवा दिए? पहली कठिनाई के कारण आप कितनी बार परियोजनाओं से हार गए? दबाव स्वाभाविक है, लेकिन यह आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए। यह आपका प्रशिक्षण मैदान हो सकता है, जहां आप खुद को साबित करते हैं कि आप तैयार हैं। प्रतीत होने वाली अपार समस्याओं के सामने अपना नजरिया बदलें। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? पूछने के बजाय पूछें, मैं इस क्षण का उपयोग अपने नियंत्रण को दिखाने के लिए कैसे कर सकता हूं? यह साधारण परिवर्तन दबाव को अवसर में बदल देता है। जबकि बहुत से लोग टूट जाते हैं, दृढ़ व्यक्ति एक संदर्भ बन जाता है। दबाव में शांति न केवल एक प्रशंसनीय गुण है, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति भी है। जो घबराहट में नहीं बहता, वह सबसे बड़े तूफानों में स्पष्टता से आगे बढ़ता है और मजबूत होकर बाहर निकलता है। यह उन लोगों का सबसे बड़ा रहस्य है जो अडिग लगते हैं। वे दबाव से बचते नहीं हैं, बल्कि इसे दुनिया को अपनी उपस्थिति, ध्यान और शक्ति दिखाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करते हैं। मानव दुहक का एक बड़ा हिस्सा घटनाओं से ही नहीं, बल्कि अनियंत्रित चीजों से जुड़ाव से होता है। मन वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करता है, अतीत को फिर से लिखने या भविष्य को नियंत्रित करने पर जोर देता है। यह आवश्यकता कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, एक अदृश्य जेल बन जाती है। नेपोलियन हिल ने समझा कि सच्चा मानसिक बल तब पैदा होता है जब हम छोड़ना सीखते हैं। जो हमारी पहुंच से बाहर है, उसे जाने देते हैं। 1929 के महामंदी के दौरान हिल ने अपने व्यवसायों को तबाह होते देखा। उन्होंने जो कुछ भी बनाया था, उसे लगभग गंवा दिया। अधिकांश लोग निराशा में आत्मसमर्पण कर देते, लेकिन हिल ने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। वह आर्थिक पतन को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन वह अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता था। हानि और पुनर्निर्माण की इस दर्दनाक प्रक्रिया से उनके सबसे बड़े उपदेश पैदा हुए। अनियंत्रित को छोड़कर हम कुछ नया बनाने के लिए जगह बनाते हैं। आप कितनी रातें बिता चुके हैं टूटे रिश्तों, खोई नौकरियों या खोए अवसरों को लेकर दुखी होकर?
मन इन पलों को फिर से जीने पर जोर देता है, जैसे कि वह उन्हें बदल सकता है, जिससे दुख पैदा होता है। हाथों में पानी पकड़ना, जितना ज्यादा हम दबाते हैं उतनी ही तेजी से वह निकल जाता है। ताकत बहने में है, पकड़ने में नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि हार मान लें या सब कुछ निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर लें, बल्कि नियंत्रणीय पर ऊर्जा केंद्रित करें। आप नियंत्रण नहीं करते हैं कि कोई कंपनी दिवालिया हो जाएगी या नहीं, लेकिन आप अपने पुनर्निर्माण को नियंत्रित करते हैं। आप नियंत्रण नहीं करते हैं कि कोई जाएगा या नहीं, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि अनुपस्थिति से कैसे निपटें। आप ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप इंतजार करते समय क्या करते हैं। यह दृष्टिकोण परिवर्तन मुक्तिदायक है, क्योंकि यह आपको अपनी प्रतिक्रिया के नियंत्रण में वापस लाता है। मनोविज्ञान में अध्ययन बताते हैं कि जो लोग अपने नियंत्रण से बाहर की घटनाओं को स्वीकार करते हैं, उनमें तनाव और चिंता कम होती है और कल्याण अधिक होता है। वे अपरिवर्तनीय को बदलने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं और जहां वे अंतर ला सकते हैं, वहां कार्य करने के लिए अधिक स्पष्टता और शक्ति रखते हैं। इस तरह एक सामान्य मन लचीला मन में बदल जाता है। त्याग का अभ्यास छोटी छोटी स्थितियों से शुरू होता है। देरी, कतारें, योजनाओं में परिवर्तन। शिकायत करने के बजाय रुकें और स्वीकार करें। पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि नहीं, तो इसे जाने दें। इस अभ्यास को दोहराते हुए आप बड़ी स्थितियों में समान सिद्धांत को लागू करने की अपनी क्षमता को मजबूत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कठोर परिणामों से न जुड़कर आप अधिक हल्केपन से जीते हैं। इसका मतलब लक्ष्यों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह समझ है कि जीवन एक ही लक्ष्य के लिए अलग अलग रास्ते प्रदान करता है। जब कोई योजना विफल हो जाती है, तो आप अनुकूल हो जाते हैं। यह लचीलापन किसी व्यक्ति को अटूट बना देता है। आगामी दिनों में कुछ अनियंत्रित को छोड़ने का चुनाव करें। दूसरों की राय, कोई अवांछित परिणाम, रोजमर्रा की छोटी निराशा। देखें कि जाने देने पर आपको कैसा लगता है। आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के लिए ऊर्जा संरक्षित करेंगे। जाने देना हारना नहीं, बल्कि जगह बनाना है जिससे नई संभावनाएं आ सकें। यह जीवन के साथ बहना है, बाधाओं को सीधे सामना करने के बजाय उनका चक्कर लगाना है। जो इस कला में महारत हासिल करता है, वह अनिश्चितता के बीच भी शांति पाता है, क्योंकि अनियंत्रित को छोड़कर कुछ भी उसकी आंतरिक स्थिरता को नहीं छीनता। मौन एक कम आंका गया लेकिन शक्तिशाली हथियार है। एक ऐसी दुनिया में जो कभी बोलना बंद नहीं करती, जो मौन में महारत हासिल करता है, वह एक समझ से परे प्रभाव प्राप्त करता है। बहुत से लोग खुद को सही ठहराने, किसी भी उत्तेजना का तुरंत जवाब देने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। जितना अधिक हम बोलते हैं, उतनी ही अधिक अपनी कमजोरियों को उजागर करते हैं। मौन रहस्य पैदा करता है, शक्ति का एक अदृश्य क्षेत्र जो दूसरों को संदेह में डालता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सच्चे बलशाली अपने कदमों की घोषणा नहीं करते, वे चुपचाप आगे बढ़ते हैं और परिणामों को बोलने देते हैं। आप कितनी बार जल्दबाजी में जवाब देने के लिए और बाद में पछताने के लिए हुए हैं? प्रत्येक रिक्त स्थान को शब्दों से भरने की आवश्यकता पछतावा पैदा करती है, क्योंकि हम अनावश्यक जानकारी प्रकट करते हैं, दूसरों को अवांछित लाभ देते हैं। सही समय पर चुप रहकर आप स्थिति की गतिशीलता को नियंत्रित करते हैं। बातचीत में लंबा मौन दूसरी पार्टी को हैरान कर देता है, जिससे वह अधिक बोलती है, विवरण प्रकट करती है और तनाव को दूर करने के लिए शर्तों में सुधार करती है। मौन का यह प्रभाव दूसरों को पहले आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, जबकि आप अडिग रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, तो अपेक्षित प्रतिक्रिया क्रोध होती है। लेकिन प्रतिक्रिया न देकर आप हमलावर से स्थिति का नियंत्रण हटा लेते हैं, अपनी ऊर्जा को अक्षुण्ण रखते हैं। आप रहस्यमय बन जाते हैं, कोई आसानी से समझ में नहीं आने वाला। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अवलोकन का स्थान है। जब हम कम बोलते हैं, तो हम अधिक देखते हैं। इशारे, विराम, आवाज के स्वर मूल्यवान जानकारी प्रकट करते हैं। मौन में
आप पंक्तियों के बीच पढ़ते हैं, छिपे इरादों और कमजोरियों को समझते हैं। महान नेताओं और रणनीतिकारों ने इस संसाधन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया है। रहस्य और रणनीतिक मौन के मास्टर स्टीव जॉब्स ने शायद ही कभी अपने प्रोजेक्ट्स के विवरणों का खुलासा किया, आश्चर्य से प्रभाव डाला। मौन अधिकार, अपेक्षा और सम्मान का एक उपकरण था। विज्ञान मौन के असुविधा की व्याख्या करता है, मस्तिष्क अंतराल को भरने की कोशिश करता है। एक लंबा विराम असुविधा पैदा करता है जिससे व्यक्ति किसी भी कीमत पर उसे तोड़ने के लिए प्रेरित होता है, जितना चाहिए उससे अधिक प्रकट करता है। जो मौन को अपनाता है उसे पता चलता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इसमें सच्चा बल निवास करता है। इसे व्यवहार में लाने के लिए छोटी शुरुआत करें। उत्तेजनाओं का तुरंत जवाब न दें, सांस लें, प्रतिक्रिया देखें। सामान्य बातचीत में बोलने से ज्यादा सुनें। तनावपूर्ण स्थितियों में स्पष्टीकरण देने की जल्दबाजी को रोकें। यह अभ्यास आपके रवैये को बदल देता है। आप समझते हैं कि आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सभी आलोचनाओं का जवाब देने या अपने निर्णयों को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। मौन अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन बन जाता है। आप अपनी खुद की गति तय करते हैं, दूसरों की गति पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जो मौन में महारत रखता है उसे सम्मान की तलाश करने की जरूरत नहीं है, वह इसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है। उसके शब्दों का भार बढ़ता है, उसके हाव भावों का अधिक अर्थ होता है, उसकी उपस्थिति का अधिक प्रभाव होता है। जबकि बहुत से लोग सुने जाने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करते हैं। आप पाते हैं कि सच्ची शक्ति कम बोलने और अधिक कार्य करने में है। जब आप मौन तोड़ने का फैसला करते हैं तो प्रत्येक शब्द एक अविश्वसनीय शक्ति रखता है। जबकि आप इस पर विचार करते हैं, आपके विकास का अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें और इस यात्रा को जारी रखें। प्रत्येक सामग्री को पूरी तरह से समर्पण के साथ बनाया गया है ताकि आपको वास्तव में बढ़ने में मदद मिल सके। अगले वीडियो में मिलते हैं जो आपके परिवर्तन को और आगे ले जाएगा।